हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 88 यानी कि 88 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 89 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी जिस किसी को भी पता नहीं है कि जीएस से मतलब क्या है, तो जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस या फिर मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव बाय द अर्थ सरफेस? तो पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन यानी कि इंसोलेशन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, तो चलो आज भी मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवा दूंगा। आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो देखो, ये है सन, ये है सूर्य। सूर्य से जो है तो 100% यानी कि पूरा का पूरा 100% जो है तो इंसोलेशन आती है अर्थ पर। अब आपको पता है कि अर्थ के बाहर क्या है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो ये जो 100% इंसोलेशन आई सूर्य से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो अर्थ के बाहर जो है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ये कुछ एक प्रतिशत की मात्रा को जो है तो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है तो 35 यानी कि 35% की मात्रा को जो एटमॉस्फेयर होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर कितनी बच गई, तो 100 में से 35 माइनस कर लो तो कितना बच गया, तो वो बच गया 65, यानी कि 65% हमारे अर्थ पर आने लगते हैं। अब अर्थ पर आने लगती है तो आपको पता है कि अर्थ के बाहर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर क्लाउड्स होते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स और क्लाउड्स होते हैं, ये भी इस इंसोलेशन की कुछ एक मात्रा को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो 65 में से ये कितना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये कर लेते हैं 14%, 14%। अब 65 में से 14 जो है तो माइनस कर लो तो कितना बचा, तो वो बचा 51। तो ये जो 51% की मात्रा होती है, ये आती है हमारे पृथ्वी पर। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन यानी कि इंसोलेशन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो वो होता है 51%। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने बात की थी सूर्य की, तो सूर्य से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि सूर्य की उम्र कितनी है, सूर्य की एज कितनी है, तो वो है 5 बिलियन वर्ष। कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। और ये होती है स्टैटिक जीके। आपको भी पता है स्टैटिक जीके से 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये भी आपको पता है कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वो है सन यानी कि सूर्य। ये भी आपको पता चल गया। आपको पता है ये जो सन है यानी कि सूर्य है, ये एक गैसों का गोला होता है, ये एक गैसेज का गोला होता है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो इंपॉर्टेंट गैसेज सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। वो कौन कौन सी है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है और हीलियम की मात्रा इसमें कितनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है और आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। ये जो सूर्य होता है, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71%, जबकि ये जो हीलियम होता है इसकी मात्रा होती है 26.5%। बाकी जो अन्य तत्व बच जाते हैं, अन्य एलिमेंट्स बच जाते हैं, उनकी मात्रा होती है 2.5%। तो ये सारा का सारा डाटा आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि सूर्य का जो प्रकाश हो है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है या फिर कितना समय लगता है, तो वो लगते हैं 8 मिनट 16 सेकंड। कितने लगते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सन के बारे में देख लिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी एक बात मैं आपको बार बार बोलूँगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको हमारे चैनल में जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको पता है, तो वहाँ पर हमने अलग से जीएस की वीडियो बनाई हुई है। जीएस की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। हिस्ट्री की अलग से बनी हुई है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, इन सभी की अलग अलग
जो प्लेलिस्ट है वो वहाँ पर बनी हुई है। तो आपको करना क्या है, आपको उनको एक बार एग्जाम से पहले जाए तो जरूर से चेकआउट ज़रूर करना है। इससे होगा क्या, देखो आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, या तो आपको हो ही जाएगा। जब आप उनको बार बार वहाँ पर रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर याद हो ही जाएंगे। तो आपको चेकआउट ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, द अर्थ इज एट द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है? तो निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एसआई या फिर टीजीटी के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक तो एपहेलियन और एक पेरीहेलियन। एक तो आपको पेरीहेलियन ध्यान में रखना है और एक एपहेलियन ध्यान में रखना है। ये कब कब होते हैं? तो देखो, सूर्य से पृथ्वी की जब भी निकटतम दूरी होगी तो उसको कहा जाता है पेरीहेलियन, जबकि सूर्य से पृथ्वी की जब भी सर्वाधिक दूरी होगी तो उसको एपहेलियन कहा जाता है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है विंटर सोल्स्टाइस यानी कि शीतकालीन अयनांत, और एक आपसे पूछा जाता है समर सोल्स्टाइस यानी कि ग्रीष्मकालीन अयनांत। तो विंटर तो आपको पता है विंटर में ही होगा और समर तो आपको पता है समर में ही होगा। तो विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? तो वो ये होता है 22 दिसंबर को। जबकि ये जो समर सोल्स्टाइस है ये कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। कब होगा? 21 जून को। अब ये तो देखो सभी को पता है कि विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस ये कब कब होते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होती है? कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एक तो वसंत विषुव में और एक शरद विषुव में। वसंत विषुव को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। और शरद विषुव को क्या कहा जाता है? ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो वसंत विषुव ये कब होती है, यानी कि वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स है ये कब होती है? तो ये होती है 23 सितंबर को। ये डेट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन दी। तो जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत बार जो है तो लेयर्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल जो है तो 5 तरह की लेयर्स यानी कि 5 तरह की परतें पाई जाती हैं। अब वो 5 तरह की परतें कौन कौन सी पाई जाती हैं और उनमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो वो होती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। अब इसमें क्या क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रोपोस्फियर ये जो लेयर है इसमें क्या क्या घटनाएं शामिल हैं। तो इसमें वायुमंडलीय घटनाएं जो है तो शामिल होती हैं। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत कौन सी है? तो वो भी ट्रोपोस्फियर ही है। और इसी में हमें जो है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कुछ एक स्टूडेंट्स को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो चलो थोड़ी देर में हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेंगे। यहाँ पर हमने देखा अर्थ के ऊपर आ गई ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर से ऊपर आती है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर में है इसी में जो है तो ओजोन लेयर शामिल होती है। क्या होती है? ओजोन लेयर कौन सी परत में शामिल है? तो वह स्ट्रेटोस्फियर में ही शामिल होती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है? यह जो है तो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ओजोन लेयर से जो है तो ओजोन लेयर को किससे जो है तो नुकसान हो रहा है? तो ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है तो नुकसान हो रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो हवाई जहाज होते हैं यह कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं? तो यह इसी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाए जाते हैं यानी कि समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत आ जाती है? तो वो आ जाती है मध्य मंडल जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। अब ये मेसोस्फीयर ये क्या करती है? ये जो उल्का पिंड होते हैं ना, तो उल्का पिंड को धरती पर आने से पहले ही जो है तो नष्ट करने वाली परत कौन सी है? तो वो है मेसोस्फीयर। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। मेसोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है आयन मंडल जिसको हम आइनोस्फीयर कह देते हैं या फिर थर्मोस्फीयर कह देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ी जाती है ना, वो इसी लेयर में छोड़ी जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे बाहर कौन सी परत आ जाती है? तो वो आ जाती है एक्सोस्फीयर जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये पांचों की पांचों लेयरें मैंने आपको बता दी, इनके काम भी मैंने आपको बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कुछ एक स्टूडेंट जो है तो कमेंट भी कर रहे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप बताना, तो आज चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहली बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज शामिल हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, फिर ओजोन आ जाती है,
फिर मीथेन आ जाती है। तो ये 3-4 गैसेज़ आपको पहले ध्यान में रखनी है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो है तो कौन-कौन सी गैसेज़ शामिल हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओज़ोन और मीथेन। अब ये जो गैसेज़ हैं, ये वायुमंडल के जो है तो चारों ओर एक घेरा बना लेती हैं और ये जो है तो सूर्य के जो प्रकाश होता है, उसको बाहर नहीं जाने देती। जिससे क्या होता है? जिससे पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। तो इसी टेम्परेचर का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है तो कहलाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 74 है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑक्सीजन की यहाँ पे बात की गई है। अब देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आपको बहुत दिन पहले जो है तो एक ट्रिक बताई हुई थी, नो एसी। क्या बताई हुई थी? नो एसी। इसमें जो है तो मैंने क्रम वाइज आपको बताया हुआ था कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और कितनी पाई जाती है? परसेंटेज में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था 78.8%। उसके बाद हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 20.95%। उसके बाद पाई जाती है आर्गन। आर्गन कितना पाई जाती है? 0.93%। और उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पाई जाती है 0.036%। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताई हुई थी, नो एसी। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%। तो यही आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 20.95%। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो लगभग आपसे पूछा गया है तो 20% यहाँ पर लगभग होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 75 है। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन एकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो बिजली चमकने और थरथराहट के साथ अक्सर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वो क्या ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल होती है या फिर फ्रंटल होती है? तो वह कौन से प्रकार की रेनफॉल होती है? तो बिजली चमकने और थरथराहट के साथ कौन से प्रकार की वर्षा होती है? तो उसको कहा जाता है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल में एक तो आ जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, फिर उसके अलावा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इनमें भी क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। तो कन्वेक्शनल तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया। बाकी ओरोग्राफिक की बात करें तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में जो है तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड का सारा खेल होता है। यानी कि ये पर्वत है, पर्वत के एक तरफ जो है तो विंडवर्ड साइड है और दूसरी तरफ है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, जबकि यहाँ पर ये जो लीवर्ड साइड होती है यहाँ पर जो है तो सूखा पड़ा रहेगा। उसी तरह अगर बात करें फ्रंटल की, तो फ्रंटल रेनफॉल में जो है तो फॉग का सारा खेल होता है, फॉग का सारा खेल होता है। और उसी तरह अगर बात करें साइक्लोनिक रेनफॉल की, तो साइक्लोनिक रेनफॉल ये आती कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवाती जो वर्षा होती है, ये हमें मैक्सिमम जो है तो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। ओशनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक आर नोन एज। तो भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगें क्या कहलाती हैं? अब देखो, आपको भी पता है कि जब महासागरों के नीचे भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो समुद्र के किनारे पर ज्वार भाटे या फिर लहरों का ढेर आ जाता है, जो कि सुनामी का ही कारण बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना। तो कौन सा वनस्पति अर्जेंटीना से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से संबंधित है पंपास घास के मैदान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि बहुत सारे घास के मैदान हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाउन्स घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह स्टेपिस घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूरेशिया में। बेसिकली यह यूक्रेन और रशिया की साइड पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर बात करें सवाना, सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह नॉर्थ अफ्रीका साइड पाए जाते हैं। उसी तरह वेल्ड घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह साउथ अफ्रीका साइड पाए जाते हैं। उसी तरह प्रेयरीज घास के मैदान, ये कहाँ पर मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। उसी तरह बात करें लानोज घास के मैदान या फिर लानोज घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक घास के मैदान मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी तरह आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। जोहादजी फेयर, द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जोहादजी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है जो संबंधित है, तो वह कौन से गुरु से संबंधित है? तो वो है गुरु नानक देव से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है सोलन जिले की, तो सोलन जिले की जब भी बात आती है तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि जो सोलन जिला है इसमें कुछ एक फेमस जो है तो रियासतें हुई, तो उन रियासतों की स्थापना किसने किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि सोलन जिले में जो तो एक तो है बघाट रियासत, एक है बाघल रियासत और एक आ जाती है कुनिहार रियासत। तो इन तीनों की ही स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा बघाट, तो बघाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बसंत पाल के द्वारा। उसी तरह बाघल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। और अजय देव कौन थे? तो यह उज्जैन के पवार राजपूत थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुनिहार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुनिहार की स्थापना अभोज देव के द्वारा 1154 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो अर्की है, अर्की, तो अर्की को बाघल की राजधानी कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये जो अर्की है इसको बाघल रियासत की राजधानी बनाया गया था राणा सभाचंद के द्वारा 1643 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, सोलन जिले की सबसे उपजाऊ वैली कौन सी है? तो सोलन की उपजाऊ वैली है दून वैली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी तहसील के अंडर यह आती है? तो ये आती है नालागढ़ तहसील के अंडर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, जैसे कि महात्मा गांधी ने सोलन जिले का भ्रमण कब किया था? महात्मा गांधी जो है तो सोलन के धर्मपुर में आए थे, तो वह कब आए थे? तो वो आए थे 1939 में। और एक चीज़ मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि आपने डेट्स पर देखो ज़्यादा फोकस रखना है। आने वाले एग्जाम्स में डेट्स ही आपसे ज़्यादातर पूछी जाएंगी। और सोलन ज़िले में आपको पता है कि ये जो डलहौजी था, जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने जो है तो लैप्स की नीति के द्वारा जो है तो हमारे सोलन ज़िले का एक पार्ट था बघाट, तो बघाट को जो है तो अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो कब मिलाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कब मिलाया था? 1850 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो वो भी सोलन को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोलन जिले के बारे में देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। एट वट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड हेल्ड। तो निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद जो है तो संपन्न होता है? तो ये होता है 12 वर्ष के अंतराल के बाद। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमारे हिमाचल प्रदेश में, प्राचीन हिमाचल प्रदेश में दो जातियाँ थी, एक तो थे खश और एक थे नाग। तो ये जो खश जाति थी, खश जाति ने जो है तो नाग जाति को पराजित किया था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यही त्यौहार मनाया जाता है भुंडा त्यौहार। ये आपको ध्यान में रखना है। खशों ने नाग जाति पर विजय प्राप्त की थी, उसी के विजय के उपलक्ष्य में जो है तो भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और ये जो खश जाति थी, खसों ने ही बाद में जो है तो छोटे छोटे राज्य संघ बना दिए, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको मवाना कहा जाता है। और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पांडव थे, पांडवों ने भी जो है तो वनवास के दौरान ये जो बहुपति प्रथा थी, यह किन से प्राप्त की थी? तो ये भी इन्होंने खसों से ही प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो खस जाति है ना, तो खस जाति से ही जो है तो कनैत जिनको हम कहते हैं या फिर कुलिंद जिनको हम कहते हैं, तो कनैत या फिर कुलिंद निकले हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये कनैत या फिर कुलिंद यह किन की ओर से लड़े थे? तो ये लड़े थे कौरवों की ओर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ ना, उसी तरह आपको भी क्वेश्चंस को लिंक करने चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया था? तो वो दिया गया था साहिल वर्मन के द्वारा। साहिल वर्मन की पुत्री का नाम था चंपावती, और चंपावती के ही नाम पर जो है तो चंबा शहर का नाम चंबा रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो साहिल वर्मन है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रानी नैना देवी। और ये जो रानी नैना देवी है, इनकी जो है तो बलि दी गई थी, और इन्हीं की याद में जो है तो सुई मेला मनाया जाता है। चंबा में लगता है सुई मेला, और सुई मेला किन की याद में लगता है? तो वो लगता है रानी नैना देवी की याद में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साहिल वर्मन के गुरु का क्या नाम था? तो साहिल वर्मन के गुरु का नाम था गुरु योगी चरपटनाथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर चंबा की बात आई थी, तो चंबा से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन,
जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने जो है तो बंगाल विभाजन करवाया था, आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी सहित जो है तो चंबा कब आए थे? तो वो आए थे 1900 में आए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन सकता है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियाँ कौन सी हैं? तो चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियों में भटियात और सिहुट्टा घाटियाँ आ जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नाडा महल का निर्माण जो है तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो नाडा महल का निर्माण हो गया, या फिर रंग महल जो कि चंबा में है उसका निर्माण हो गया, तो वो करवाया गया था चंबा के राजा उम्मेद सिंह के द्वारा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि राधा कृष्ण मंदिर कहाँ पर है? तो राधा कृष्ण मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो चढ़त सिंह की माँ थी रानी शारदा। तो रानी शारदा ने जो है तो राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंबा आने वाला पहला जो यूरोपियन था तो वो कौन थे? तो वो थे विग्ने और जनरल कनिंघम। यह 1839 में जो तो चंबा आए थे। और 1839 में चंबा का राजा कौन था? तो वो था राजा चढ़त सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। सबसे पहला पॉइंट, ये जो लॉर्ड कर्जन था यह चंबा कब आया था? तो ये आया था 1900 में। उसके बाद चंबा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था जनरल कनिंघम और विग्ने। ये 1839 में जो है तो चंबा आए थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो चंबा कब आए? तो वो आए 1871 में। ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1946 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है तो कब पारित किया गया था? कब जो है तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? तो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, यानी कि इसको कब जो है तो पूर्ण रूप से यह स्वीकृत हो गया था? तो ये हो गया था 22 जनवरी 1947 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों में जो है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को और इसको स्वीकृति मिल गई थी 22 जनवरी 1947 को। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया? तो कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। बाकी प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी कि बहुल कार्यपालिका, ये इसमें नहीं आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 43 है। द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? तो महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो महावीर यानी कि महावीर स्वामी, यह जो है तो जैन धर्म से संबंधित है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अच्छा, महावीर से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पर हुई, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप नीचे आज कमेंट्स में बता दो। बाकी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो महावीर की मूल शिक्षाएं पूर्वा ग्रंथ में जो है तो संग्रहित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो पूर्वा है, पूर्वा का अर्थ क्या होता है? तो पूर्वा का अर्थ होता है पहले। और टोटल पूर्वा ये जो ग्रंथ हैं इनकी संख्या कितनी है? तो वह है 14 जो है तो टोटल पूर्वा हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा कौन सी पुस्तक में की गई है? तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा अंग पुस्तक में की गई है। तो अंग कितने हैं? तो अंग टोटल कितने हैं? तो वो हैं 12। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अंग हैं, इन्हीं अंगों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो इन्हीं अंगों को समझने के लिए उपांग की रचना की गई थी। और टोटल उपांगों की संख्या कितनी है? तो वो भी 12 ही हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके सब इंस्पेक्टर या फिर टीजीटी के पेपर में आने की संभावना है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन? तो कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो नहरों की जब भी बात आती है तो किसके बारे में हम बात करते हैं? तो हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर बात आई है फिरोज शाह तुगलक की, तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल में पूरी तरह इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये आपको पता चल गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर या फिर हिंदुओं पर जो है तो जजिया कर लगाया था? तो वह कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ही था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसी ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था और 4 प्रकार के नए कर लगाए थे। अब वो 4 प्रकार के नए कर कौन कौन से थे? तो उसमें थे खम्स, खरात, जजिया और जकात। ये 4 प्रकार के कर इसने नए जो है तो इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने देखे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 45 है। विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी? तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके निर्माण के लिए जो है तो अकबर द्वारा जो है तो भूमि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित दो तीन क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अकबर ने किन को जो है तो भूमि दी थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना कि अकबर ने जो गुरु अमरदास थे, जो तीसरे नंबर के जो है तो गुरु थे, तो गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। कौन थी? बीबी भानी। तो बीबी भानी को जो है तो भूमि प्रदान की थी और वो भूमि थी 500 बीघा भूमि। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कितनी भूमि दी दान में दी थी? तो 500 बीघा भूमि जो है तो दान में दी थी गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को। और ये जो बीबी भानी है ना, इनके जो पति हैं, जो जिनका नाम है रामदास, तो रामदास ही जो है तो चौथे नंबर के गुरु हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी अकबर की बात आती है तो आपको पता है कि अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक जो है तो 1556 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। अकबर के संरक्षक बैरम खां था। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो वो किया था 1562 में। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अकबर ने जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था उसकी समाप्ति कब की थी? तो वो की थी 1563 में। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो वो की थी 1564 में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? 1582 1582 में। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि अकबर का जो अंतिम अभियान था या फिर अंतिम आक्रमण था तो वह किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था असीरगढ़ के विरुद्ध। और वो कब लड़ा गया था? 1601 में। और लास्ट में जाकर के अकबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1605 में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, ये सारी की सारी आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।